नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिन पर। हम जो है कक्षा 12 के एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी कृषि रसायन के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने बात की थी मृदा के बारे में कि मृदा क्या होती है और उसके गुण क्या होते हैं, उसके कार्य क्या क्या होते हैं, पेडोलॉजी क्या होता है, मृदा शास्त्र क्या होता है, मृदा की परिभाषाएं क्या होती है, इसको लेकर हमने चर्चा की थी। आज हम बात करने वाले मृदा के अवयव के बारे में, यानी मृदा किस किस से बनी होती है उसको लेकर बात करेंगे। और एक अपन बात करेंगे पृष्ठ मृदा और अवमृदा क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग यहाँ से क्वेश्चन बनता है पृष्ठ मृदा और अवमृदा को लेकर। और लास्ट में अपन बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल यानी मृदा परिच्छेदिका को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो ताकि कम से कम समय में अपन ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, इसलिए मैंने पहले बोर्ड के ऊपर लिख लिया ताकि मैं आपको डायरेक्ट इसको सीधा सा समझा सकूँ। बाकी नोट्स की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेलीग्राम के ऊपर हमने जो हमारा जो चैनल है उसके अंदर हमने नोट्स की जो PDF है वो हमने डाल दी है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने घर पे बैठ के खुद के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मृदा के अवयव को लेकर। मृदा जो है 4 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? एक तो मृदा के अंदर होते हैं खनिज पदार्थ होते हैं, एक होते हैं कार्बनिक पदार्थ, एक होता है मृदा जल। मृदा जल कह रहे क्योंकि मृदा के अंदर होगा। समुद्र के अंदर जो जल है, समुद्र के ऊपर आप जो जल आपको बाहर दिखाई देता है वो जल हम यहाँ अपन नहीं देखेंगे, उसको अपन यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, मृदा के अंदर जो जल होगा या जिसे अपन बोलते हैं भौम जल या भूमिगत जल जो होता है, भूमि के अंदर जो जल होता है उसको अपन बोलेंगे मृदा जल। और मृदा वायु जो मृदा के जो अंदर जो हवा होती है उसको अपन कहते हैं मृदा वायु। ठीक है, तो मृदा की बात करें तो मृदा के अंदर देखो 2 घटक होते हैं, एक तो ठोस पदार्थ होते हैं और एक होते हैं रंध्रावकाश। रंध्र का मतलब होता है छिद्र। छिद्रों के अंदर मृदा के जो कण होंगे उन कणों के बीच में जो पदार्थ पाया जाएगा वो कहलाएगा आपका रंध्रावकाश के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ। ठोस पदार्थ जो मृदा के अंदर होता है कितना होता है? 50% होता है। और रंध्रावकाश के अंदर जो पदार्थ पाया जाता है वो भी कितना होता है? 50% होता है। अब ठोस पदार्थ जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं खनिज पदार्थ। कितना होता है? खनिज पदार्थ कितना होता है? 45% होता है। जबकि दूसरा होता है कार्बनिक पदार्थ, कितना होता है? 5%। मृदा के अंदर ध्यान रखना कि 50% ठोस 50% रंध्रावकाश में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। उनमें से ठोस पदार्थ कितना होता है आपका? 45% यानी 45% जो आपका क्या होगा? खनिज पदार्थ होगा। और कार्बनिक पदार्थ कितना होगा? 5%। अब देखो खनिज पदार्थ भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, क्रिस्टलॉइड और कोलाइड। क्रिस्टलॉइड और कोलाइड। अब बात आती सर ये क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं और कोलाइड क्या होते हैं? देखिएगा आगे अपना जो एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसमें अपन कोलाइड के बारे में पूरी बात करेंगे। उससे पहले अपन आप थोड़ा सा समझ लें कि वैज्ञानिक थे जिसका नाम था थॉमस ग्राहम। एक वैज्ञानिक थे जिसका क्या नाम था? थॉमस ग्राहम नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, इस प्रकार का एक पात्र लिया और एक पात्र लेकर उसके अंदर क्या रखी? एक अर्धपारगम्य झिल्ली रख दी। पात्र लेकर इस पात्र के अंदर उन्होंने क्या किया? एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी इसके अंदर। अर्धपारगम्य झिल्ली लगाने के बाद इसके अंदर क्या भर दिया? एक पदार्थ भर दिया। क्या भर दिया? पदार्थ। थॉमस ग्राहम ने क्या किया? इस प्रकार का एक बाहर उन्होंने एक जल भर दिया, इस प्रकार से जल भर दिया और ये थी अर्धपारगम्य झिल्ली और इसके अंदर एक पदार्थ भर दिया। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि कुछ कण ऐसे थे जो इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके बाहर आ गए। कहां गए? बाहर। जो पदार्थ इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके जो पदार्थ इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके बाहर आ गए उन पदार्थों को कहा गया क्रिस्टलॉइड कहा गया। क्या कहा गया? क्रिस्टलॉइड या क्रिस्टलाब भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है। और जो पदार्थ इस झिल्ली के अंदर रह गए, बाहर नहीं आए, वो क्या कहलाए? आपके कोलॉइड कहलाए। क्या कहलाए? कोलॉइड। ठीक है, तो ये होता है क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड के बारे में। कार्बनिक पदार्थ की अगर अपन बात करें तो जो कार्बनिक पदार्थ जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है ह्यूमस व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ और एक होता है जीवित सूक्ष्म जीव। ह्यूमस क्या होता है? देखिए जो जीवांश पदार्थ होते हैं ना, जीवों के जो अंश होते हैं, मान लो कि गांव में कोई पशु मर जाता है, आपने देखा होगा, तो गांव में कोई पशु मर जाता है तो या शहर में कहीं पे भी जब पशु मरता है तो क्या करते हैं? उसको शहर से दूर या गांव से दूर बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है।
ठीक है। उसके बाद वो क्या होता है, सड़ता है। सड़ने के बाद जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसका क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, है ना। कोई भी मान लो कि पशु मर गया, उसको गांव के बाहर डाल दिया जाता है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे सड़ने लगता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उसका अपघटन करते हैं। अपघटन होने के बाद, सड़ने के बाद वो वहां पर फैल जाता है, और वहां पर की जो भूमि होती है वो हल्की भूरी काली हो जाती है, ठीक है। वो हल्का भूरा काला जो पदार्थ होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ये ह्यूमस जो होता है बहुत ही अधिक उपजाऊ पदार्थ होता है ना। इसके अंदर उपजाऊ क्षमता बहुत ज्यादा होती है, यानी इसके अंदर पोषक पदार्थों की जो मात्रा है, उपलब्धता है, वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगला आता है आपका जीवित सूक्ष्म जीव। जीवित सूक्ष्म जीव यानी मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे। मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव होंगे वो छोटे ही तो होंगे, मतलब सूक्ष्म जीव ही तो होंगे। मृदा के अंदर जो जीव होंगे वो कौन से होंगे, सूक्ष्म जीव। ऐसे तो है नहीं कि मृदा के अंदर हिरण पाया जाता है, या मृदा के अंदर हाथी पाया जाता है, या मृदा के अंदर मानव पाया जाता है, वो तो नहीं होगा ना। मृदा के अंदर जो होंगे जीव होंगे वो कौन से होंगे, सूक्ष्म जीव ही होंगे, छोटे जीव होंगे, ठीक है। तो कार्बनिक पदार्थ के अंदर दो घटक अपन देख लेते हैं, ह्यूमस और सूक्ष्म जीव। अब आता है कि इसको अगर अपन ओवरऑल तरीके से देखें, इसको तो मैंने इस तरह से यहां पे बनाया है। मृदा के अंदर जल कितना होगा, 25%, यानी रंध्रावकाश में आप देख सकते हो द्रव, द्रव के रूप में क्या रहेगा, जल, ठीक है। और गैस यानी जो विभिन्न प्रकार की गैसें होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी गैसें आ जाएगी, ठीक है। जल कितना होता है, 25%, वायु कितनी होती है, 25%, और कार्बनिक पदार्थ कितना, 5%, और खनिज कितना, 45%। तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है कि मृदा के अंदर सर्वाधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है। मृदा के अंदर सर्वाधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि मृदा के अंदर सर्वाधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो अपन कहेंगे कि सर मृदा के अंदर सर्वाधिक खनिज पदार्थ पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 45%, 45% पाया जाता है। और मृदा के अंदर सबसे कम कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ जो है वो सबसे कम पाया जाता है। कितना, महज 5% जो है कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। अब इन चारों को अपने को देखना है, चारों को अपने का अध्ययन करना है कि क्या क्या ये होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं खनिज के बारे में, कि मृदा के अंदर जो खनिज जो होंगे वो खनिज किस किस प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा देखिए कि मृदा के अंदर जो खनिज जो होगा वो उस मृदा के पैतृक पदार्थ पर निर्भर करेगा। पैतृक पदार्थ का मतलब यहां पर क्या हुआ कि जिससे मृदा का निर्माण हुआ है, जिस प्रकार की चट्टानों से मृदा का निर्माण हुआ है, ठीक है। मृदा के पैतृक पदार्थ किसे कहते हैं, कि जिस पदार्थ से मृदा का क्या हुआ, निर्माण हुआ है, वो क्या कहलाते हैं, मृदा के पैतृक पदार्थ कहलाते हैं। अब देखिएगा खनिज जो होगा मृदा के अंदर वो निर्भर करेगा मृदा के पैतृक पदार्थों के आधार पर, ठीक है। मुख्य रूप से अगर अपन बात करें मृदा के पैतृक पदार्थ क्या होती है, चट्टानें होती है। क्या होती है, चट्टानें। अलग अलग प्रकार की चट्टानें होती है, अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन चट्टानों के अंदर जैसे सिलिका है, क्वार्ट्ज है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, आयरन है, इस प्रकार के पदार्थ जो अपने को देखने को मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के कण उसके अंदर हो सकते हैं, बालू हो सकता है, मृत्तिका, पत्थर, कंकड़, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके पैतृक पदार्थ के अंदर। जितनी भी धातुएं हो गई सारी की सारी किसमें आएगी, खनिज के अंदर आ जाएगी, ठीक है। दूसरा आता है आपका कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ मैंने आपको बताया क्या क्या हो सकता है, एक तो ह्यूमस और एक सड़े गले कार्बनिक पदार्थ। कोई जानवर मर गया, उसको गांव के बाहर फेंक दिया गया, वो मृदा के अंदर मिल जाएगा। दूसरा पेड़ पौधे हैं, उनकी जो पतझड़, जब वो मौसम आता है तो पेड़ पौधे के पत्ते क्या हो जाते हैं, जड़ जाते हैं पतझड़ के समय, तो वो पत्ते भी सूख कर किस में मिलेंगे, मिट्टी के अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। आप किसी लकड़ी को जलाओगे या लकड़ी भी टूट कर नीचे गिरेगी, उसकी राख बनेगी लकड़ी को जलाने के बाद, तो वो भी किसके अंदर मिलेगी, मृदा के अंदर मिलेगी, ठीक है। मानव को जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा तो वो भी किसके अंदर मिलेगा, मृदा के अंदर मिलेगा। तो इस प्रकार से ये कार्बनिक और सड़े गले पदार्थ जो है इसके अंदर आते हैं। अगला आपका आता है मृदा जल। मृदा जल के लिए मैंने बताया था कि समुद्रों के अंदर, महासागरों के सतह के ऊपर जो आपको जल दिखाई देता है वो मृदा जल नहीं कहलाएगा। मृदा जल का मतलब होगा जो मृदा के अंदर जो होगा, जो जल मृदा के अंदर होगा उसे अपन बोलते हैं मृदा जल कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा जल कहते हैं, ठीक है। अब ये मृदा जल क्या करता है कि पादप जो होता है इसी मृदा जल का उपयोग करता है कि विभिन्न प्रकार के खनिज, लवण वगैरह इसी जल के अंदर घुलकर कहां पहुंचते हैं, पादप तक पहुंचते हैं। ऐसे थोड़ी क्या मतलब लोहे का टुकड़ा चला गया सीधा, लोहे का टुकड़ा थोड़ी जाएगा, लोहा भी क्या होगा, जल के अंदर घुलकर जाएगा। जितने भी जो खनिज लवण होंगे लिक्विड के रूप में पादप के पास पहुंचेंगे, ठोस कणों के रूप में नहीं पहुंचते हैं, है ना, द्रव के साथ यानी जल के साथ मिलकर पहुंचते हैं, ठीक है।
अगला आता है आपका मृदा वायु, यानी मृदा के अंदर जो रंध्रावकाश होते हैं इसके अंदर वायु जो होती है, ठीक है। अब इसके अंदर गैसें कौन सी हो सकती है? ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। मृदा के अंदर की अपन बात करें तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो होती है लगभग 0.3%। मृदा के अंदर ऑक्सीजन कितनी होती, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.3%। जबकि अगर अपन बात करें बाह्य वायुमंडल जो होता है, बाह्य वातावरण जो होता है, ठीक है, वायुमंडल जो है, वायुमंडल में CO2 की जो मात्रा होती है 0.03% होती है। कितनी होती है? 0.03% होती है। इसके अलावा इसके अंदर ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है। और जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, मृदा की गहराई में जाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, गहराई के साथ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे जैसे अपन मृदा की गहराई में जाएंगे CO2 की मात्रा बढ़ेगी, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी। अब बात आती है सर ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ऑक्सीजन की तुलना में क्या होती है, भारी होती है। और भारी गैसें कहाँ रहती है? नीचे की तरफ रहती है। कहाँ रहती है? नीचे की तरफ रहती है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली मृदा के अवयव या मृदा के घटक के बारे में। अगले अपन बात करते हैं मृदा के जो प्रकार जो होते हैं, यानी सरफेस के ऊपर जो मृदा होती है जिसे अपन बोलते हैं पृष्ठ मृदा और अवमृदा क्या होती है, उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं अपन पृष्ठ मृदा और अवमृदा क्या होती है, ठीक है। इसके जो नोट्स हैं बिल्कुल हमने वहां पर डाल रखे हैं। तो यहाँ तो एक मैंने शॉर्ट में समझने के लिए मैंने बताया है, अब समझाने के लिए इसको लिखा है ताकि इसके जो किस प्रकार से इसमें अंतर होता है वो अपन समझ सके, ठीक है। बाकी नोट्स में आपको इस तरह से लिखना नहीं है, इसके प्रॉपर नोट्स हमने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पृष्ठ मृदा होती है ये क्या होती है। नाम से पता चला कि पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब क्या होता है, जो ऊपरी जो भाग होता है ना, सरफेस का जो भाग होता है, ठीक है, उससे अपन बोलते हैं पृष्ठ। तो ऊपर की जो मृदा होगी, जो अपन मिट्टी, जो आप खेत के ऊपर जो आप देखते हो, खेतों के ऊपर जो मिट्टी होती है ना, वो होती है पृष्ठ मृदा। यानी जहां पे अपन हल चलाते हैं, मशीनें जिस मृदा के अंदर चलाई जाती है, यानी कृषि कार्य जिस मृदा के अंदर किया जाता है, वो क्या होती है, आपके पृष्ठ मृदा होती है। 0 से लेकर 15 सेमी तक, यानी लगभग 1-1.5 फीट तक, लगभग 1-1.5 फीट तक सरफेस से लेकर 1-1.5 फीट तक की जो मृदा होती है वो क्या होती है, पृष्ठ मृदा। यानी वह मृदा जिसके अंदर मशीनरी चलाई जाती है, कृषि संबंधित कार्य किए जाते हैं, वो सब किस में किए जाते हैं, पृष्ठ मृदा के अंदर। क्योंकि मृदा की जो ऊपरी परत होती है ना, वो सबसे अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। दूसरा आता है अवमृदा। पृष्ठ मृदा के नीचे की जो मृदा होगी ना, समझिएगा ध्यान से, पृष्ठ मृदा किसे कहेंगे? पृष्ठ मृदा यानी वह मृदा जिसमें मशीनों का उपयोग किया जाता है, कृषि यंत्र का उपयोग किया जाता है, और जिसमें कृषि की जाती है, अपन फसल वगैरह उगाते हैं, जो भी बीज वगैरह जो डालते हैं, वो सब किसके अंदर डालते हैं, पृष्ठ मृदा के अंदर डालते हैं, ठीक है। और इसकी जो गहराई जो होती है, मोटाई जो होती है 0 से लेकर 15 सेमी तक। और अवमृदा किसे कहेंगे? जो पृष्ठ मृदा जो होगी, पृष्ठ मृदा के नीचे जो मृदा होगी वो क्या कहलाएगी? अवमृदा कहलाएगी। तो ये तो हो गई इनकी परिभाषाएं हो गई। अब बात करते हैं मेन जो आता है इनके अंदर अंतर, पृष्ठ मृदा और अवमृदा में क्या अंतर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। पृष्ठ मृदा और अवमृदा के अंदर या इनके मध्य क्या अंतर होता है? देखिए, पृष्ठ मृदा जो होती है पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है, यानी बहुत बारीक होती है, इसमें कंकड़ वगैरह बहुत कम होते हैं। अपक्षयित यानी पूरी तरह से एक विच्छेदित मृदा होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी होती है, बुरबुरी होती है बिल्कुल, ठीक है। जबकि अवमृदा जो होती है पूरी तरह से टूटी हुई या पूरी तरह से अपक्षयित नहीं होती, इसके अंदर बड़े बड़े कंकड़ हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं, है ना। अब आप खुद बताओ कि जिस मृदा के अंदर एक तो मृदा ऐसी है जो बिल्कुल बुरबुरी है, बिल्कुल बारीक है, और एक के अंदर कंकड़ है, तो बताओ पौधा किसके अंदर अच्छा चलेगा? तो आप खुद ही कहोगे सर जो बारीक मृदा है जिसके अंदर कंकड़ नहीं है उसके अंदर पौधा अच्छा उगेगा ना, ठीक है। तो ज्यादा उपजाऊ कौन सी होगी बताओ? तो अपन कह सकते हैं कि ज्यादा उपजाऊ होगी आपकी पृष्ठ मृदा, जबकि अवमृदा क्या होती है, कम उपजाऊ होती है, ठीक है। दूसरा आता है जो पृष्ठ मृदा होती है इसके अंदर मृदा वातन अच्छा होता है, यानी मृदा के अंदर वायु संचार, गैसों का आदान प्रदान क्या होता है, अच्छा होता है। जो पृष्ठ मृदा होती है इसके अंदर गैसों का आदान प्रदान क्या होता है, अच्छा होता है। जबकि तुलनात्मक रूप से अगर अपन देखें तो जो अवमृदा है इसके अंदर गैसों का आदान प्रदान यानी मृदा का जो वातन है वो उतना अच्छा नहीं होता है। तीसरा आता है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, यानी जो पृष्ठ मृदा है, ऊपरी मृदा है, तो उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ क्या होंगे, अधिक होंगे। ज्यादातर अगर अपन बात करें कि कोई भी जानवर मरता है तो उसको बाहर फेंकी तो है, अंदर थोड़ी काटते हैं क्या। बहुत रेयर, मतलब बहुत कम स्थिति में ऐसा देखने को मिलता है कि जब किसी पशु की क्या हो गई हो, मृत्यु हो गई, उसको दफनाया गया हो, यानी जमीन के अंदर गाड़ा गया हो,
ठीक है। जब उसको जमीन के अंदर गाड़ेंगे तो वो किस में मिलेगा, अवमृदा में मिलेगा। लेकिन ज्यादातर आप खुद सोचो कि आपके आसपास में अगर आप देखते हो कि जब किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं अपन, उसको ऐसे बाहर फेंक दिया जाता है, पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह, तो यानी वो सब मिलेंगे तो किसमें मिलेंगे, मृदा की ऊपरी परत में मिलेंगे। और पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सब क्या है, एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं। तो ज्यादातर कार्बनिक पदार्थ क्या होंगे, मृदा की ऊपरी परत में होंगे ना। इसलिए जो पृष्ठ मृदा होती है ऊपरी मृदा होती है, इसलिए इसके अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी क्या होती है, अधिक होती है। जबकि जो अवमृदा है इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अगला, जहां पे कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होंगे, अगर मान लो मैं आपको कहूं कि जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं मृदा के अंदर, जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो क्या खाते हैं, खुद सोचो कि मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं क्या खाते हैं। कि जब मान लो कोई पशु मर गया, पशु को फेंक दिया गया, ठीक है, वो तो पशु सड़ा कैसे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अपघटित कर दिया, सड़ा दिया, वो किसने किया, सूक्ष्म जीवों ने किया। किसने किया, सूक्ष्म जीवों ने किया। इसका मतलब जहां पर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी तो वहां पर जो सूक्ष्म जीव है उनको खाने पीने के लिए पदार्थ मिल जाएगा, तो वहां सूक्ष्म जीव भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, सक्रिय ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बनिक पदार्थ कहां ज्यादा पाए जाते हैं, आप कहोगे सर कार्बनिक पदार्थ जो है वो पृष्ठ मृदा में ज्यादा होते हैं। अगर पृष्ठ मृदा में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है तो वहां सूक्ष्म जीव भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो यहां अपन कह सकते हैं कि पृष्ठ मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है, या संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है। जबकि अवमृदा में पृष्ठ मृदा की तुलना में सूक्ष्म जीव की संख्या भी कम होती है और क्रियाशीलता भी क्या होती है, कम होती है। अगला, पृष्ठ मृदा क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है, मैंने शुरुआत में बता दिया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ह्यूमस वगैरह सब कुछ होता है, मृदा का जो वायु संचार जो होता है वो अच्छा होता है, जिसकी वजह से ये अधिक उपजाऊ होती है। जबकि अवमृदा क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। अगली बात करते हैं, पृष्ठ मृदा जो होती है इसका जो रंग जो होता है वो कैसा होता है, गहरा भूरा रंग होता है। कैसा होता है, गहरा भूरा रंग। जबकि अवमृदा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है। ठीक है, अब आता है मृदा के अंदर क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। अपन जो थर्ड चैप्टर अपन वहां पढ़ेंगे आयन विनिमय के बारे में, कि मृदा के अंदर विनिमय वगैरह कैसे होता है। ठीक है, तो जो पृष्ठ मृदा होती है इसके अंदर धनायन विनिमय क्या होता है, अधिक होता है। जबकि अवमृदा के अंदर जो धनायन विनिमय क्या होता है, कम होता है। तो ये हमने बात की थी, पृष्ठ मृदा क्या होती है, अवमृदा क्या होती है, इनके मध्य अंतर क्या है। मेन आपको ध्यान रखना है इनके मध्य ये अंतर आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। नोट्स इसके में हमने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, वहां से आपको डाउनलोड करके अपने कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर लिख लेना है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका पृष्ठ मृदा और अवमृदा। तो चलिए अगली अपन बात करते हैं मृदा परिच्छेदिका के बारे में, कि मृदा परिच्छेदिका या जिसे अपन बोलते हैं सोइल प्रोफाइल क्या होती है। मृदा परिच्छेदिका, इसकी परिभाषा पूछी जाती है कई बार। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका या जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं सोइल प्रोफाइल क्या होती है। देखिएगा, अगर मान लो कि जैसे कि ये एक पृथ्वी है ना, अपन मान लेते हैं पृथ्वी, ये एक पृथ्वी है। इस पृथ्वी में क्या करूंगा, अगर मैं एक इस तरह से कट लगाता हूं पृथ्वी में, इसको आप ऐसे समझ लो कि आपने कई बार देखा होगा, जैसे मान लो कोई कुआं खोदा गया है, या सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई बोरवेल या हैंडपंप खोदा जाता है, तो आप देखते हो कि अलग अलग प्रकार की मिट्टी निकलती है ना, अलग अलग रंग की मिट्टी निकलती। वो क्या है, संस्तरित तो वो एक परतें हैं, यानी मृदा के अंदर जो एक प्रकार की जो परतें होती है ना, वो कहलाती है मृदा परिच्छेदिका या सोइल प्रोफाइल कहलाती है। जब क्या करेंगे अपन, यहां पर इस प्रकार से इसमें एक कट लगाएंगे, इस प्रकार से खड़ा कट लगाते हैं यहां से, ये इस तरह से, जैसे मान लो कि ये अपन ने एक कट लगा दिया, ये वाला भाग इस तरह से है ना, ये जो अपन ने कट लगाया ना, यहां आपको अलग अलग प्रकार की परतें मिलेगी, इस तरह से अलग अलग प्रकार की परतें मिलेगी यहां पर इस तरह से। ये परतें क्या कहलाएगी, आपकी मृदा परिच्छेदिका या सोइल प्रोफाइल कहलाएगी। तो सबसे ऊपर की जो परत होगी ये वाली, सबसे ऊपर का जो संस्तर होता है ना, यानी अपन ने पूरी पृथ्वी को अपन ने 3 संस्तर में बांट दिया, 4 संस्तर में, सॉरी, O A B C। ठीक है, लास्ट का तो R संस्तर, तो अपन इसको मतलब एक चट्टान के रूप में, इसको अपन संस्तर ना करें तो भी चल जाएगा, यानी R कह सकते हैं। यानी इसके बाद जो नीचे की क्या आ जाती है, चट्टानें आ जाती है, रॉक्स क्या जाती है, चट्टान आ जाती है। यानी संस्तर की बात करेंगे तो कुल 4 संस्तर होते हैं, O A B C, O A B C। ठीक है, अब देखिएगा कि सबसे ऊपर का जो संस्तर होता है ना, मृदा का सबसे ऊपर का संस्तर, उसे कहते हैं अपन O संस्तर कहते हैं। यानी जब किसी मृदा में अपन क्या करेंगे, एक खड़ा कट लगाएंगे, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर खड़ा कट लगाएंगे। खड़ा कट लगाने के बाद आपको विभिन्न प्रकार की परतें दिखाई देती है, उन परतों को ही अपन क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ठीक है, और उन परतों को एक नया नाम दे दिया गया, संस्तर।
स्तर कह सकते हैं या संस्तर कहते हैं। तो उसमें जो सबसे ऊपरी जो संस्तर होता है उसे अपन बोलते हैं ओ संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ संस्तर। ओ संस्तर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, O1 और O2। ये ऑक्सीजन मत समझ लेना इसको, O1 और O2। ओ संस्तर क्या होगा? मृदा की जो सबसे ऊपरी परत यानी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत जो आपको दिखाई देती है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है जो आपको दिखाई देती है वो क्या कहलाती है? O1 कहलाती। क्या कहलाती? O1। जिस पर अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ यानी थोड़े से विघटित है, यानी पशु को डाल दिया गया है, अभी पूरी तरह से सड़ा नहीं है, वो हल्का सड़ा हुआ है, पेड़ पौधों की पत्तियां उसके ऊपर गिरी हुई है, यानी जिसको आप नग्न आंखों से देख सकते हो। बाहर का जो धरातल है पूरा का पूरा, बाहर का जो धरातल होगा वो कौन सा होगा? O1 संस्तर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आता है O2 संस्तर। जब किसी जीव को डालने के बाद जब वो सड़ जाता है और मृदा के अंदर मिल जाता है ना, जब किसी जीव को अपन क्या करते हैं? मृदा के अंदर डालते हैं और वो क्या हो जाता है? सड़ जाता है, तो उसे अपन बोलते हैं O2 संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? O2 संस्तर इसको अपन कहते हैं। ठीक है। इस O2 संस्तर के अंदर आप देख सकते हो क्या है? पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ है। क्या है इसके अंदर? पूर्ण विघटित, यानी जो पूरी तरह से जब पशु वगैरह जो है पेड़ पौधों की पत्तियां जब वो सड़ जाती है और सड़कर मिट्टी मिल जाती है, मैंने कहता है ना कि माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, तो मिट्टी में मिल चुका है, वो मिट्टी में मिल चुका है और वो क्या कहलाएगा? आपका O2 संस्तर पूर्ण विघटित, यानी जिसका पूरी तरह से विघटन हो चुका है। ठीक है। दूसरा जो संस्तर आता है O संस्तर के नीचे वो आता है A संस्तर। A संस्तर में 3 परतें होती है, A1, A2 और A3। A1 क्या होगा? ह्यूमस युक्त खनिज पदार्थ, क्योंकि यहां से देखो कि जो O2 है ना, O2 में देखो विघटित हो गया पदार्थ, और मैंने बताया था कि आपको पहले बताया कि जब जीव जंतु सड़ जाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या बनता है? ह्यूमस बनता है, और वो ह्यूमस कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। तो वो जो ह्यूमस है वो कहां गया? नीचे की तरफ आ गया। और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे पृथ्वी के अंदर भारी पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, जिसका मतलब द्रव्यमान क्या होता है? ज्यादा, तो जो खनिज पदार्थ आ जाएंगे। तो उसके बाद जो A संस्तर होता है ना, A संस्तर के अंदर आते हैं एक तो खनिज पदार्थ, क्योंकि ये ऊपरी परत है जस्ट इस O2 के नीचे है, तो यहां से जो ह्यूमस बनेगा वो इसके अंदर मिल जाएगा, खनिज के अंदर। तो अपन कह सकते हैं कि A1 में क्या आएगा? ह्यूमस युक्त खनिज पदार्थ आ जाएगा। ठीक है। A2 आता है आपका निक्षालित संस्तर आ जाता है, यानी यहां पर क्या होगा? निक्षालन होगा, वो जमा होगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा, है ना। यहां से भारी हो जाएगा तो कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। और A3 आता है आपका परिवर्तनीय संस्तर, यानी इसके अंदर कोई इसके निश्चित विशेष गुण नहीं है, ये बदलता रहता है, इसके अंदर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। B1 अगला जो संस्तर आता है आपका B संस्तर। B संस्तर भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, B1, B2 और B3। B1 जो संस्तर होगा ना, B1 संस्तर में भी देखो A3 के समान ही गुण होंगे, यानी इसमें भी गुणों में लगातार क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। तो उसी प्रकार से B1 में भी लगातार क्या होता रहेगा? परिवर्तन होता रहेगा। B2 होता है निक्षेपित संस्तर होता है। निक्षेपित संस्तर कह सकते हो या संचय संस्तर कह सकते हो, इसके अंदर जमाव होता है पदार्थों का, तो इसको अपन निक्षेपित संस्तर कह सकते हैं B2 को, या आप और कह सकते हो इसको संचय संस्तर भी कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर पदार्थों का क्या हो जाता है? जमाव होता रहता है। क्या होता रहता है? जमाव होता रहता है। उसी प्रकार से जैसे अपन के ना कि जो O1 है इसको अपन क्या बोलते हैं? नग्न संस्तर कहते हैं, सबसे ऊपर ही ऊपर है बाहर की तरफ। उसी प्रकार से तो B2 को अपन संचयी संस्तर या जमाव वाला संस्तर कह सकते हैं। इसके अंदर पदार्थों का क्या होता है? जमाव हो जाता है। क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है। अगला आता है आपका B3 संस्तर। B3 संस्तर होता है ना, इसके अंदर पदार्थ में क्या होता है? अंतर परिवर्तन होता रहता है, यानी लगभग लगभग इसके समान ही इसके गुण होते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा अपक्षयित पैतृक पदार्थ के गुण आ जाते हैं, यानी जिन पदार्थों से मृदा का निर्माण हुआ है, जिन पदार्थों से किसका निर्माण हुआ है? मृदा का निर्माण हुआ है, वो आ जाता है यहाँ पर अपक्षयित पैतृक पदार्थ, जिसे अपन बोलते हैं C संस्तर। क्या बोलते हैं? C संस्तर। और C संस्तर के नीचे फिर क्या जाती है? कठोर चट्टानें आ जाती है। आपने देखा होगा जब बोरिंग किया जाता है, हेडपंप खोदा जाता है, तो फिर सफेद सफेद रंग की मुख्य रूप से क्या निकलती रहती? चट्टानें निकलती रहती। तो वो आ जाता है आपका R संस्तर, यानी रोक यानी चट्टानें आ जाती है लास्ट में। ठीक है। तो ये हमने बात की मृदा परिच्छेदिका के बारे में कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, इसके संस्तर क्या होते हैं, कि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा होता है? तो सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा होता है? O संस्तर होता है। नग्न संस्तर किसे कहते हैं? O1 को कहते हैं। संचयी संस्तर किसे कहते हैं? B3 को कहते हैं, कि सॉरी B2 को कहते हैं, जिनके अंदर पदार्थों का क्या होता है? जमाव होता है। ह्यूमस कौन से संस्तर में पाया जाता है? ह्यूमस पाया जाता है A1 संस्तर में पाया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो कि सॉइल प्रोफाइल की परिभाषा बन सकती है कि क्या होती है, इसको लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी क्या होती है,
और क्या क्या पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक अपन रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। देखिए कि ऑफलाइन होती है, लेकिन जब तक ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं होती है तब तक अपने को ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से पढ़ाई तो कंटिन्यू करनी है ना। पढ़ाई को तो ब्रेक नहीं दे सकते ना। घर पे बैठे बैठे कर क्या रहे हो भाई, जब हम भी पढ़ा रहे हैं तो आप भी पढ़ो ना। ठीक है, आप बाकी जब ऑफलाइन क्लासेस चलेगी तो सारी चीजें आपको वापस कराई जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये चीजें आपने पहले पढ़ ली होगी ना तो वहां आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। एक तो कि आप घर पे बैठे बैठे फालतू में टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको बताइए क्लासों के बारे में। ठीक है, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।